नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है सच्चा प्यार वर्सेस आत्मसम्मान। कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। कुछ सालों बाद एक बार फिर से गिरिराज का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। इस बार उसके छोटे भाई अतुल की शादी की तैयारियां चल रही थी। तुम्हें पता है भाभी, मेरे अतुल की पसंद एक नंबर है। उसकी दुल्हन इतनी सुंदर है कि क्या बताऊं। शीला की सास जानबूझकर अपनी होने वाली बहू काजल की सुंदरता के कसीदे शीला के सामने पढ़ने लगी। मामी जी, लीजिए आपकी बिना दूध वाली चाय। अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज करते हुए शीला ने कहा। ला बेटा, इसकी बहुत ज़रूरत थी। उसकी मामी सास चाय की प्याली अपने हाथों में थाम कर बोली। मामी जी, जब ब्याह कर अपने ससुराल आई थी, उसके कुछ वक्त बाद ही उन्हें अपनी ननद उर्मिला की हर चीज़ में खुद ही बड़ाई करने की आदत को पहचान लिया था। ऊपर से उनका विवाह एक अच्छे खासे परिवार में हुआ, तब तो उनके रंग ढंग ही बदल गए। और खासकर जब गिरिराज उन्हें गांव से शहर ले आया, तब से तो उनके खुद को बड़ाई के किस्सों की बात ही अलग हो गई थी। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा, कहते हुए शीला वहां से उठकर चली गई। अतुल की होने वाली पत्नी काजल के घर से आते महंगे तोहफे देखकर शीला की सास फूली नहीं समा रही थी। आपकी नई बहू कितनी अच्छी है जीजी, ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा। मामी जी ने चाय के प्याली अपने होठों से लगाकर कहा। अरे आप देखना भाभी, मेरा अतुल एकदम चांद का टुकड़ा ला रहा है, वो खुश होते हुए बोली। उन्हें अतुल की पसंद पर गुमान था। चांद दूर से देखने पर जितना खूबसूरत लगता है, पास से देखने में उतना ही बदसूरत होता है, मामी जी ने व्यंग से कहा। तो वे खिसियाई हंसी हंसकर रह गई। ए राणो, यहाँ क्या कर रही है? जाकर शीला की कुछ मदद कर दे। देख, सुबह से बिना थके कामों में जुटी हुई है, मामी जी ने अपनी छोटी बहू से कहा। तो वो तेजी से गर्दन हिलाते हुए शीला के पास जाकर उसकी मदद करने लगी। धीरे धीरे रस्मों ने अपनी रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते काजल विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। गिरिराज का लिया 2 कमरे का किराए का घर अब बदलकर 5 कमरों का खुद का बनाया हुआ घर हो चुका था, जिसमें आज काजल का स्वागत धूमधाम से किया गया था। 2 दिन बाद सभी मेहमान जा चुके थे। अब घर में केवल गिरिराज, शीला, उसकी सास, अतुल, काजल और मधुर ही रह गए थे। शीला यार, मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दो। शादी की रस्मों में तो मेरी पूरी कमर ही अकड़ गई, अपने कमरे से अंगड़ाई लेकर निकलती हुई काजल ने कहा। जी अभी लाई, कहकर शीला किचन में आई और चाय का पानी गैस पर चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद चाय तैयार हुई तो उसने चाय की प्याली लाकर काजल को थमा दी। शीला को तो अब आदत हो चुकी थी इस घर में सभी की गुलामी करने की। तो एक सदस्य और बढ़ भी गया तो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कहते हैं, गलत करने वाले से ज्यादा गलत वह होता है जो गलत को सहता है। और क्या जिन परिस्थितियों में शीला थी, उसके पास कोई दूसरा विकल्प था? जिसमें कुछ लोगों का कहना होगा कि उसे अपने पति से या तो एक बार आराम से बैठकर बात करनी चाहिए, या अन्यथा उसे त्याग कर खुद को आत्मनिर्भर बना लेना चाहिए। पर क्या यह समाज एक छोड़ी हुई स्त्री को अपनाता है, या फिर से उसको दुत्कारता है, उसका तिरस्कार करता है और उससे हर बार अपमानित करने के मौके ढूंढता है? इस समाज में रिश्ता भले ही किसी से भी जुड़ा हुआ हो, पर उसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ स्त्री को ही माना जाता है। क्या रिश्ता तोड़ना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और खास करके किसी स्त्री के लिए तो असंभव सा होता है। क्योंकि कहने के लिए एक स्त्री चाहे जितनी तरक्की कर ले, पर अगर उसके नाम के पीछे पिता या पति का नाम अंकित ना हो, तो दुनिया उस पर व्यंग करने का एक मौका नहीं छोड़ती है। एक स्त्री के लिए किसी भी रिश्ते को मात्र कागजों से खत्म करना आसान नहीं होता, क्योंकि कागजों पर तो रिश्ते हस्ताक्षर से खत्म हो जाते हैं, पर उनके दिलों में छापी यादें, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उम्र भर साथ ही रह जाती हैं। अब कुछ लोगों का तर्क यह भी होगा कि उन्हें आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए, पर क्या आत्मनिर्भरता की कहानी इतनी आसान होती है? इस समाज में एक स्त्री जब अकेली बाहर निकलती है, तो न जाने कितनी ही नजरें उसे टटोलती हैं।
बहुत कम शख्स ऐसे होते हैं जो उसे सम्मान देते हैं और ज़्यादातर की तो अकेली लड़की देखकर लार ही टपकने लगती है। कहने को तो ये सो कॉल्ड समाज समानता में विश्वास रखता है, पर जरा कभी कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाकर देखिए कि वहाँ कितनी असमानताएं हैं। एक स्त्री का प्रमोशन ये कहकर रोक लिया जाता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। नौकरी करने के लिए इसलिए कर दिया जाता है कि तुम साल भर ठीक नहीं हो पाओगी। इन तर्कों के आगे उसके आत्मसम्मान की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? बड़ा मुश्किल है जनाब, ये आत्मसम्मान का सफ़र खासकर एक स्त्री के लिए। कहते हैं एक स्त्री बड़ी खुशनसीब होती है कि उसके पास दो दो परिवार होते हैं। सच में वह तो बहुत खुशनसीब है कि जिस परिवार ने उसे जन्म दिया, उसे इस बात की जल्दी होती है कि कब उसे विदा करें, और जो परिवार उसे बड़ी शान के साथ अपने घर ले जाता है, वह कभी दिल से उसे अपना ही नहीं पाता। चाहे स्त्री को प्यार दोनों परिवारों से ना नसीब हुआ हो, पर हाँ, उनके घरों की इज्जत का सारा भार उसके नाजुक कंधों पर जरूर आता है। इसी इज्जत के बोझ तले शीला कहीं दबकर रह गई थी। एक बार उसने कोशिश करी तो उसकी माँ ने ऐसी उसकी कोशिश दबाई कि फिर कभी अंदर की स्त्री के कोशिश करने की सांस भी नहीं भर पाई। या ये कहें कि जिस दिन उसके पति ने उसे जख्म दिए, उस दिन उसके अंदर की स्त्री खत्म सी हो गई। रह गई तो सिर्फ एक पत्नी की लाश और एक कमजोर माँ। खोखले रिश्तों का बोझ सहते सहते शीला खुद ही अंदर से एकदम खोखली होती चली गई। कुछ सालों बाद मधुर अपनी 12वीं कक्षा की अंतिम परीक्षाएं दे रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही सपना था कि उसे पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है और अपनी माँ को उस नर्क रूपी घर से निकालना है। मधुर सालों से अपनी माँ के साथ होते बुरे बर्ताव को देखता हुआ बड़ा हुआ था, जिस वजह से उसे अपने परिवार से अजीब सा खिंचाव सा महसूस होता था। वह कैसे भी करके यहाँ से बस निकलना चाहता था अपनी माँ को लेकर। एक बार की बात है, जब उसकी चाची का बेटा जय उसकी माँ के साथ बदतमीजी कर रहा था, तब उसने गुस्से में आकर दो तमाचे उसके गाल पर जड़ दिए थे। और इसके बदले में तो न जाने उसे कितने थप्पड़ लात घूंसे नसीब हुए थे। उस दिन उसकी माँ ने रो रो कर उसे सिर्फ यही गुहार लगाई थी कि वह उसके लिए भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करे। वह नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसकी वजह से किसी से लड़ाई झगड़ा करे। वो चाहती थी अगर उसे किसी को जवाब देना ही है तो अपनी काबिलियत से दे, ना कि गुंडों की तरह मारपीट करके। अपनी इकलौती संतान को बिना किसी वजह पिटता देख कलेजा काट कर तो गिरिराज का भी जा रहा था, पर कह कुछ नहीं सका। कहते हैं वक्त की मार में आवाज़ नहीं होती। ऐसी ही कुछ गिरिराज के साथ भी हो रहा था। एक वक्त था जब इस घर में सिर्फ उसी का बोलबाला चलता था, पर अब इस घर में सिर्फ उसके छोटे भाई का बोलबाला चलता था। खैर, 3 महीनों बाद मधुर का रिजल्ट आया और उसने अच्छे खासे नंबरों से परीक्षा पास करी। अब उसने दिल्ली जाने की तैयारी कर ली थी। कहते हैं पारिवारिक परिवेश देखते हुए कभी कभी बच्चे उम्र से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल मधुर के साथ भी था। अपनी माँ के साथ होता बुरा बर्ताव देख वो उम्र से पहले ही परिपक्व और बेहद संजीदा व्यवहार प्रवृत्ति का हो चला था। उसकी इस संजीदगी को उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की मेघना ने तोड़ा था, जो उसकी ज़िंदगी में बहार और उल्लास लेकर आई। उसके साथ कॉलेज के 3 साल कैसे निकल गए मधुर को पता ही नहीं चला। मधुर की ज़िंदगी में आई मेघना एक खुशमिजाज मस्त मौला बिंदास किस्म की लड़की थी। अपने परिवार में सबसे छोटी, माँ बाप भाई बहनों की दुलारी। जिस चीज़ को जैसे ही मांगा वो तुरंत उसकी हथेली पर रख दी गई। कब बिंदास मस्त मौला मेघना को उस संजीदगी से भरे मधुर से इश्क का बुखार चढ़ा उसे पता ही नहीं चला। कॉलेज में प्लेसमेंट के दौरान ही मधुर को अच्छे पैकेज के साथ दिल्ली में एक फ्लाइट के साथ जॉब ऑफर हुई थी। उसने बिना कुछ ज़्यादा देर के लपक कर इस मौके को अपने हाथों में ले लिया था। जैसे तैसे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ रहे थे, वैसे वैसे मेघना का दिल घबरा रहा था। कॉलेज के दौरान जब भी कोई उसका और मधुर का नाम जोड़ता था तो वह हंस कर कह देती थी, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड। पर अब मधुर से अलग होने का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेघना कसमकस में उलझी हुई टीवी के सामने बैठी अपने दांतों तले उंगलियां चबा रही थी। मेघना के चेहरे पर परेशानी देखकर उसकी बहन उसे हिलाते हुए बोली, नानू यार, तेरे ज़्यादातर फ्रेंड तो इसी शहर में रहते हैं, फिर तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? उसकी बहन ने उसे साइड हग करते हुए कहा। उसे लग रहा था कि उसकी बहन अपने दोस्तों से जुदा होने के गम से दुखी बैठी है। पर वो तो इस शहर में नहीं रहता ना, मेघना ने बेख्याली में कहा।
तो उसकी बहन हैरानी से अपना मुंह बड़ा करते हुए बोली, नानू, किसकी बात कर रही है तू? कोई स्पेशल है? मुझे लगा ही था यार, जो तेरे चेहरे पर 12 बजने वाले एक्सप्रेशंस हैं वे बता ही रहे हैं। चल बता मुझे कि वह कौन है, तेरी क्लास में है या फिर जूनियर है, कैसा दिखता है, कहाँ से है, यहीं दिल्ली से है या फिर बाहर से? उसकी बहन ने एक साथ कई सारे सवाल कर डाले। यार दीदू, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रही हो, उसने मुंह बनाकर कहा। तो उसकी बहन उसके दोनों हाथ थाम उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यार नानू, मैं वो 90 के दशक वाली बहन नहीं हूँ जो यह कहेगी कि पहले मेरी शादी होने दे फिर तेरी होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तू मुझे बता, मैं अभी मम्मी पापा से बात करके तेरा रिश्ता पक्का करवा देती हूँ। दीदू वेट, पहले अपनी गाड़ी की स्पीड कम करो, जो बहुत तेजी से भागी जा रही है, उसने मुंह बिचकाकर कहा। ज्यादा तेज चली गई क्या? उसकी बहन ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। तो मेघना ने उसके गले में बाहें डालकर कहा, यार दीदू, अभी तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि ये प्यार ही है या समथिंग एल्स, और आप हैं कि सीधा मेरी विदाई पर ही आ गई। फिर झल्लाते हुए, आपको पता है, कुछ दिनों के लिए वो अपने घर जा रहा है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो सिर्फ 1 महीने के लिए जा रहा है, उसके बाद वापस आ जाएगा। तब भी मुझे बहुत डर लग रहा है दीदू, बिल्कुल गंदी वाली फीलिंग आ रही है आज पहली बार। ऐसा ही होता है जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं। जब वो आपसे एक पल के लिए भी दूर होता है, उसकी जुदाई के एक एक पल की दूरी सालों जैसी लगती है। आपको ऐसा लगता है दीदू कि ये प्यार है? उसकी आंखों में सवाल देख उसकी बहन ने उसके सिर पर एक चपत लगाई और बोली, ये बताओ मुझे कि उसके साथ बातें करना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है दीदू, उसके साथ तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वो चहकते हुए बोली, कभी वह तुम पर गुस्सा करता है या तुझे डांटता है तो तुझे बुरा लगता है? नहीं दीदू, बल्कि मुझे तो उसके गुस्से के पीछे से अपनी भलाई ही नजर आती है। वह कभी मुझे डांटता है या मुझ पर गुस्सा भी करता है तो सिर्फ मेरे अच्छे के लिए। जब उसके करीब कोई दूसरी लड़की जाती है तो कैसा लगता है? मन तो करता है उस लड़की का मुंह नोच लूं, पर मैं जानती हूँ कि मेरा भोला राम उसकी बातों में नहीं आएगा। वो विश्वास से बोली, वह जो भी कहता है तू आंख बंद करके मान लेती है? क्योंकि मुझे पता है दीदू कि वो जो भी करता है मेरे भले के लिए करता है। तो फिर तू क्यों इतने अच्छे इंसान को खोने जा रही है? क्या मतलब है आपका दीदू? मेरा मतलब यह है कि मेरी पागल सी नानू ने अपने लिए अच्छा सा लड़का पसंद कर लिया है। आप पूरी तरह से प्यार की गिरफ्त में है मोहतरमा। और रही बात आपकी तसल्ली के लिए, तो उसके लिए भी अभी आपके पास पूरे 2 साल का वक्त है। उनके साथ वक्त गुजारिए और अपने और उनके बारे में जानिए, जान पहचान बढ़ाइए, और जब आपको लगे कि दिस इज़ योर राइट टाइम, तब आप हमें बताइएगा। हम सबसे बात करके आप दोनों की शादी जल्दी ही करवा देंगे। पर तब तक के लिए दीदू से कोई सीक्रेट नहीं रखना है, उसकी बहन ने उंगली दिखाते हुए कहा। यू आर द बेस्ट दीदू, मेघना उसके गले लगकर बोली। तो उसकी बहन ने भी उसकी बचकानी हरकतों पर धीरे से मुस्कुरा दिया। अगले 1 महीने के अंदर कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो सभी अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। जैसे अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को मिठाई के डब्बे के साथ अपनी नौकरी लगने की खुशखबरी भी सुनाई। यह तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, पर अगर तुझे और पढ़ना है तो तू इतनी जल्दी मत कर नौकरी। नहीं मम्मा, इस नौकरी की तो बहुत ज़रूरत है, तभी तो तुझे यहाँ से निकाल पाऊंगा। तुम चिंता मत कर, नौकरी के साथ भी मैं पढ़ाई कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मम्मा यही चाहती है कि उनके जो भी सपने अधूरे हैं उन्हें मैं पूरा करूँ। चल पागल, शहर जाकर बहुत बातें बनाने लगा है। शीला ने हल्के से उसके माथा चूम लिया। इंसान अपने दुख से दुखी कम, किसी के सुख से ज़्यादा दुखी होता है। इसका जीता जागता स्वरूप मधुर को अपनी चाची के अंदर दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसे मधुर की एक अच्छी नौकरी लगने की बात पता चली तो उसके सीने में सांप लौटने लगे। वह बार बार मधुर के पास बैठ उसे यही समझा रही थी कि घर से इतनी दूर रहकर पढ़ाई के लिए तो ठीक है, पर नौकरी के लिए जाना ठीक बात नहीं है। ऐसा रहे कैसे रहेगा अकेला, खाने पीने की व्यवस्था कैसे देखेगा? चाची जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं वहाँ अकेले थोड़ी जाऊँगा, माँ को अपने साथ ले जाऊँगा। मधुर ने मन ही मन उसकी कुढ़न पर मुस्कुराते हुए कहा। क्या शीला तुम्हारे साथ जाएगी?
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अगर वो चली जाएगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? शीला के जाने की बात सुनकर वो तड़क कर बोली। चाची जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे आज तक मम्मा ने घर को संभाला है उससे कहीं बेहतर आप इस घर को संभाल लेगी, वो व्यंग से बोला। दरअसल कुछ वक्त पहले काजल ने बड़े रोब के साथ कहा था कि इतने साल घर संभालने के बाद भी शीला को घर संभालने का सलीका नहीं आया। उस वक्त तो मधुर मौन रहा, पर आज उसने पलटकर जवाब देने का मौका नहीं छोड़ा था। क्या मतलब है तुम्हारा? और शीला कहीं नहीं जाएगी, ये मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ। अपने गुस्से को लाख दबाने के बाद भी काजल की कोशिश नाकाम ही रही। चाची जी, मम्मा आप पर कब तक बोझ बनी रहेगी, और वैसे भी उनकी वजह से आपकी निजी जिंदगी में खलल पड़ी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मम्मा को अपने साथ ले जाता हूँ। वैसे भी वहाँ मुझे 2 BHK का अच्छा खासा फ्लैट मिल गया है, और मैंने अच्छे से देख भी लिया है कि मम्मा को वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात पापा की, तो जैसे ही उनको 2 साल बाद रिटायरमेंट का टाइम पूरा होगा तो उन्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। दरअसल मधुर तो कभी भी अपने पिता को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, पर जब उसने शीला से बात करी कि वो उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता है, तब शीला ने उससे पूछा, उसके पापा का क्या? तो उसने बड़े रूखे अंदाज में कहा, उन्होंने कभी हमारी चिंता करी तो हम क्यों उनके बारे में सोचे? उसके सवाल पर शीला ने जो जवाब दिया उसे सुन मधुर कुछ न कह सका। माना एक इंसान ने अपने हर फर्ज रिश्ते से पल्ला झाड़ लिया है, तो क्या जरूरी है जो गलती उसने करी है वही गलती हम ही दोहराएं? उसके बाद शीला और मधुर के बीच कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ था। देखो, शीला कहीं नहीं जाएगी, और खास करके गिरिराज भैया के बिना तो कहीं नहीं। कौन करेगा उनकी सेवा? और वो जो बिस्तर में पड़ी हैं उनके नखरे कौन देखेगा? काजल ने फिर से कहा। तो मधुर अपनी सोच से बाहर आया। आज तक मम्मा ने बिना एक शब्द कहे आपके पूरे परिवार की सेवा करी है, तो अगर कुछ वक्त के लिए आप पापा की सेवा कर लेंगी तो क्या हो जाएगा चाची जी? वैसे भी बहुत एहसान है मम्मा के आपके ऊपर। मधुर ने व्यंग से पुराने वक्त की बात कुरेदते हुए कहा। शहर जाकर मधुर तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। आखिरकार काजल का गुस्सा फूट पड़ा था। यही तो अफसोस है चाची जी, कि ये जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, अगर ये मैंने पहले किया होता तो आज मेरी माँ की ये हालत नहीं होती। मधुर ने किचन में काम करती शीला की तरफ देखकर कहा। जब इतने समझदार हो गया है तो एक बात मेरी भी सुन ले। अगर शीला तुम्हारे साथ जाएगी तो अपने बाप को भी ले जाना, और इस बुढ़िया को भी लेकर जाना पड़ेगा जो पड़े पड़े बिस्तर तोड़ रही है। उसका इशारा अपनी सास की तरफ था। उसने गुस्से से भरकर कहा, वो फ्री की नौकरानी इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। ये दादी माँ और पापा का भी घर है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ। वो ये तो जानता था कि उसकी चाची दूसरों का फायदा बड़ी आसानी से उठा लेती है, पर इस तरीके से कह देगी, उसने ये कभी नहीं सोचा था। सच में तुम्हारी दादी और तुम्हारे बाप का घर, ये पूरा घर मेरे पापा के दिए पैसों से बना है। मेरा यह बात कभी मत भूलना। और इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, ये मैं तय करूंगी। एक पल रुककर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम शीला को अपने साथ लेकर गए तो इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारे परिवार के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आखिरकार काजल के कुढ़ने ने शब्दों का रूप ले लिया था। इस घर को बनाने में मेरे भी पापा के खून पसीने की कमाई लगी है, वो सहजता से बोला। समुंदर में अगर कोई 4 पानी की बूंदे डाल दे तो समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे ही तुम्हारे पापा की कमाई इस घर में लगी है। कहकर वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मधुर, क्या जरूरत थी अपनी चाची से उलझने की? मैंने तुझे समझाया था ना कि एक बार तेरे पापा का रिटायरमेंट पूरा हो जाए, उसके बाद हम दोनों खुद तेरे पास आ जाएंगे। काजल के जाने के बाद शीला जल्दी से उसके पास आकर बोली, क्योंकि तब मैं बच्चा था जब मैंने आपको इस घर में सब लोगों की बातें सुनते हुए देख लिया था, पर अब मैं ये नहीं देख पाऊंगा। आप मेरे साथ ही चलेंगी, ये मैंने तय कर लिया है। 1 हफ्ते बाद मेरी वापसी की टिकट है। सामान पैक करना शुरू कर दीजिए, और मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, मधुर ने दृढ़ता से कहा, और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते बाद मेरी वापसी की टिकट है, और मैं अपने साथ मम्मा को भी ले जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अकेले मैनेज करना मेरी बस की बात नहीं है। रात को खाने के दौरान सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे कि तभी मधुर ने अपनी बात सबके सामने रखते हुए कहा,
हमें भी परेशानी नहीं है बेटा। तू ले जा अपनी माँ को कुछ वक्त के लिए अपने साथ, जब तक सब सेटल हो जाए तो भेज देना, गिरिराज ने खाते हुए कहा। कुछ दिनों के लिए नहीं पापा, मैं मम्मा को अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ, वो दृढ़ स्वर में बोला। हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा घर तो यही है ना, वहाँ तो नौकरी है, कुछ वक्त करो फिर ट्रांसफ़र करके अपने शहर में ले ले आओ, गिरिराज ने सलाह देते हुए कहा। यह शहर कभी शहर हुआ करता था, पर अब मेरठ सिर्फ गांव बनकर रह गया। मेरे पास दिल्ली जैसे शहर में रहने के लिए एक घर है, ठीक ठाक नौकरी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस छोटे से शहर की धूल झाँकनी पड़ेगी, बल्कि मुझे तो अपने सुनहरे मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और वैसे भी आज मुझे किसी ने कहा है कि ये घर मेरा नहीं है। जब ये घर मेरा है ही नहीं, तो मैं रहूं या ना रहूं, किसी को वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। किसने कही तुमसे ये बात कि ये तुम्हारा घर नहीं है? अगर ये तुम्हारा घर नहीं है तो किसका घर है? गिरिराज ने हैरान होते हुए पूछा। भाई साहब, आप जानकर भी अनजान मत बनिए। आपको पता है कि आपने घर बनाते वक्त कितना पैसा दिया था? काजल ने धीरे से अपना मुंह खोलते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो, गिरिराज ने हैरानी से पूछा। अब आप चाहते हैं कि मैं अपना मुंह खोलूं तो सुनिए। इस घर को बनाने में पूरे 50 लाख रुपये लगे हैं, जिसमें से मात्र 10 लाख रुपये आपने दिए थे। और इतने पैसों में आप कहते हैं कि आप इस घर के मालिक हैं, तो आप गलत हैं। इस घर को बनवाने में ज़्यादातर पैसे मेरे पापा का लगा है, तो इस हिसाब से ये घर हमारा हुआ। जितने पैसे आपने दिए थे उसका तो न जाने कब का हिसाब पूरा हो गया है, काजल कुटिलता से बोली। तो गिरिराज स्तब्ध रह गया। देख रहा है तू, तेरी बीवी कैसी बातें कर रही है मुझसे। भैया गलत क्या कहा उसने? अगर इस घर को बनाने में उसके पापा के पैसे लगे हैं तो इस हिसाब से ये घर इसी का है, अतुल ने काजल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। बहुत अच्छी बात कही तूने। मैं ही पागल तुम्हें अपनाता रहा, और तुम अपने बच्चे अपनी बीवी का पेट काट काट कर तुम्हारी इच्छाएं पूरी करी। मैंने तुम्हारी हर जायज या नाजायज इच्छा को पूरा किया, अपनी खुशियों को दरकिनार कर तुम्हारी खुशियों को हमेशा आगे रखा। आज मुझे उसका यह नतीजा मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। वैसे अच्छा हुआ तुमने आज मुझे जिंदगी का इतना जरूरी सबक सिखा दिया, वो हारे हुए सिपाही की तरह बोला। भैया प्लीज इमोशनल बातें मत कीजिए, और वैसे भी आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया है। वो फर्ज था आपका जो आपने निभाया। सिंपल सी बात है, एक पिता के बाद घर का भार घर के बड़े बेटे के कंधों पर आता है। आपने भी अगर वो निभा दिया तो कोई एहसान नहीं किया। पर अगर आज आप अपने फर्ज गिना रहे हैं तो हम भी कुछ बताकर अपने फर्ज का हिसाब बराबर किए देते हैं। याद करो, कुछ वक्त पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से आपका पाँव टूट गया था। पूरे 2 महीने बेड पर थे आप, और सैलरी का कुछ अता पता नहीं था। तब मैंने और काजल ने पूरा घर संभाला था, चाहे वो आपकी दवाइयाँ हो या फिर डॉक्टर की फीस। आपकी बीवी बच्चा, इन सब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही थे। इतना तो किया था हमने आपके लिए। अब आप क्या चाहते हैं कि हम आपके ही पैरों पर झुक जाएं? उसका बात करने का लहजा एकदम बेगानों की तरह था। माँ देख रही हैं आप, ये आज मुझे अपने एहसानों की गिनती करवा रहा है। वो अंदर से बहुत दुखी, पर उसकी आंखों में दर्द की एक लहर तक ना निकली। बेटा ये तेरे भाई की जुबान नहीं, उसकी बीवी की जुबान है, शीला की सास ने मन ही मन कहा, और अप्रत्यक्ष रूप से सिर झुकाकर बैठी रही। एक उम्र के बाद माँ बाप अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, और यही उनकी कमजोरी का रूप ले लेते हैं। शीला की सास की व्यवस्था थी या बेबसी, क्या जो आज वो अपने प्यारे बेटे गिरिराज का सही होकर भी साथ नहीं दे पा रही थी? जेठ जी, आप सासू माँ से क्या पूछ रहे हैं? वो इस बारे में क्या कहेंगी? आप लोगों से कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? और ना ही मैं घर जैसे छोटे छोटे मसलों पर आपसे झगड़ना चाहती हूँ, काजल धीरे से मुद्दे पर बात करते हुए बोली। क्या चाहती हो फिर तुम? हाँ, गिरिराज ने दांत पर दांत जमाकर पूछा। मैं बस इतना जानती हूँ कि शीला यहाँ से कहीं नहीं जाए, वह यहीं रहेगी, तो आपका हिसाब इस घर में बना रहेगा, काजल सीधे मुद्दे पर आकर बोली। मैं कहीं नहीं जाऊंगी काजल, तुम चिंता मत करो, पर तुम ऐसा भी मत कहो कि इस घर में इसका हिस्सा नहीं है। बड़ी मेहनत से खून पसीने एक करके इन्होंने एक एक ईंट जोड़ी है। घर में अपनी वजह से बढ़ता तनाव देखकर
शीला अंदर ही अंदर कांपे जा रही थी। आखिर में जब काजल की दो टुक बातें सुनी तो वो उसके पैरों पर गिरकर जल्दी से बोली, देखो शीला, आगे तुम इस घर को मेरे साथ मिलकर संभालती रहोगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं कि तुम इस घर में रहती हो या तुम्हारा परिवार इस घर में रहते हैं। पर तुम सोचो कि तुम शहर जाकर मौज करोगी और मैं यहाँ तुम्हारे पति की चाकरी करूँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बस मम्मा, बस कीजिए। अब कब तक आप अपने आत्मसम्मान का कत्ल करोगी दूसरों के लिए, जिन्हें इनकी कदर तक नहीं है। गिरिराज की तरफ देखकर, कैसा पुरुषत्व है आपका, जो अपनी बीवी की ऐसी मनोदशा देखकर भी अपने मुंह से एक बोल नहीं फूट रहा है। शीला की बाह पकड़कर उसे ठीक से खड़ा करते हुए, देख रही हैं इनकी आंखों में आंसू, ये अपने लिए नहीं गिड़गिड़ा रही हैं, इनके पैरों में गिरकर सिर्फ आपके लिए गिड़गिड़ा रही हैं। यह तो आज तक अपने सारे पत्नी धर्म बखूबी निभाती चली आ रही हैं, पर आपने अपने पति होने का एक भी धर्म निभाया है कभी? शादी के 7 फेरों में एक वचन यह भी होता है कि पति अपनी पत्नी के आत्म सम्मान की रक्षा करेगा, पर आपने तो खुद ही कभी उनके आत्म सम्मान का सम्मान नहीं किया। कभी खुद तो उसका सम्मान नहीं किया, कम से कम दूसरों की नज़रों में तो उनका सम्मान करवाते। पर आप तो न जाने कैसे पत्थर दिल इंसान हैं। मेरी माँ, उनके त्याग बलिदान को कभी नज़र ही नहीं आया आपको। ऐसी कौन सी गलती कर दी मम्मा ने, जिसकी वजह से आप हमसे इतना रूखा व्यवहार करते हैं? कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा आप मेरी माँ को दे रहे हैं? सच कहूँ तो आप एक अच्छे पति तो कभी बन ही नहीं पाए, ना ही आप कभी अच्छे पिता बन पाए। अगर आज मैं आपसे बात करता हूँ, इसकी वजह सिर्फ मेरी माँ है, क्योंकि उसे बुरा लगता है अगर मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको बुरा लगेगा। आज तक आप चुपचाप इनका तमाशा बनते देखते रहे, पर मैं अपनी माँ का तमाशा बनता नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि आपके अंदर तो ज़मीर मर चुका है, पर मेरे अंदर का ज़मीर अभी ज़िंदा है और मैं अपनी माँ के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता हूँ। आप यहाँ रहना चाहते हैं तो शौक से यहीं रहें, पर मैं अपनी माँ को एक पल और इस घर में नहीं रुकने दूंगा। चलो माँ, सामान पैक करो अपना, हम आज ये घर छोड़कर जाएंगे, कभी ना लौटने के लिए। मधुर ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। बेटा, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, कोई भी फैसला इतनी जल्दी में नहीं लिया जाता। तेरी चाची के कहने का यह मतलब नहीं था जो तू समझ रहा है। शीला आज से अपने बेटे की तरफ देखती हुई बोली, इतना समझदार तो हो चुका हूँ मम्मा कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं समझ सकता हूँ। पर बेटा, शीला ने फिर कुछ कहने की कोशिश करी तो मधुर उसकी बात को काटते हुए बोला, बहुत कर ली आपने इन लोगों की चाकरी, अब बस करो मम्मा। वंश ने शीला को पुकारा तो एक झटके में अपनी पुरानी यादों को छोड़कर वर्तमान में लौट आई। हाँ मेरे बच्चे, बोल क्या है? वंश उसके बेटे मधुर का प्रतिबिंब था, जिस पर वो भरपूर प्यार लुटाती थी। मम्मा, मुझे ना आज आपके हाथों के वो वाले लड्डू खाने हैं प्लीज। वंश ने बेचारा सा मुंह बनाकर शीला से अर्जी लगाई तो वो उसकी बातों पर हंसकर उसके गाल खींचते हुए बोली, तुम्हारी मोम ने मना किया है ना, पर वो तो हर चीज़ के लिए मना करती हैं, पर आप तो मेरी प्यारी मम्मा हो ना, जो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। वंश ने उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहा तो शीला अपने बाल रूपी बाल गोपाल को मना नहीं कर सकी। फंसा ही लिया इसने अपनी बातों में आपको। शीला को किचन में बेसन निकालता देखकर रोटी सेकती मेघना ने पूछा। मैं खुद ही उसकी बातों में फंस रही हूँ, और सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब वो प्यार से कुछ खाने की जिद करता है तो। वो बेसन को भूनती हुई बोली, आपने और पापा जी ने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है। मेघना ने कहा तो शीला मुस्कुरा कर रह गई। अब इसे कौन समझाए कि मूलधन से प्यारा ब्याज होता है। तुम्हारी मम्मी और पापा आने वाले थे, अभी तक आए नहीं, कब तक आएंगे? शीला ने करछी चलाते हुए कहा। मम्मी जी, वो ब्रंच पर आएंगे, तब तक मधुर भी रेडी हो जाएंगी। अच्छा नहीं लगता कि मम्मी पापा आए और मधुर ना हो तो। मेघना बेलन चलाती हुई बोली। ब्रंच? शीला ने अचरज से पूछा, क्योंकि उसने तो आज तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ही सुना था। अब ये नया ब्रांच कहाँ से आ टपका, जो उसकी समझ से परे था। मम्मी जी, ब्रांच का मतलब है जब कोई ब्रेकफास्ट और लंच के टाइम के बीच में आता है, तो उसके साथ हम जो खाना खाते हैं उसे ब्रांच कहते हैं। मेघना ने उसके चेहरे पर आए भावों को समझकर कहा। ओह, कहकर शीला ध्यान से अपना काम करने लगी। कभी कभी कुछ मामूली सी बातें हमें चुभ सी जाती हैं,
जो शायद किसी ने हमें हमारा दिल दुखाने के लिए कही भी ना हो, पर न जाने क्यों हमारे दिल में वो बातें चुभती सी रहती हैं। जब कभी भी उसे कोई बात समझ में नहीं आती और उसका जवाब मेघना या वंश दे देते हैं ना, तो न जाने क्यों उसे बुरा सा लगता है। शायद वो उसे अपना परिवार समझती थी और बदले में उनसे सम्मान चाहती थी, पर वो उनकी तरह मॉडर्न नहीं थी और ना ही उसे अंग्रेजी समझ आती, जो उसके घर में आम बोलचाल की भाषा थी, पर उसकी समझ से परे थी। अरे मम्मी जी, ध्यान कहाँ है? देखिए बेसन कढ़ाई में लग रहा है। कहते हुए मेघना ने जल्दी से गैस बंद कर दी। माफ करना बेटा, जरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप जाकर नाश्ता करिए, इसे मैं देख लेती हूँ। पर बेटा वंश, शीला अपनी बात पूरी करती कि मेघना उसे पहले ही बोली, चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैंने आपसे ही बनाना सीखा है। आपकी जैसा तो नहीं, पर हाँ उसके आसपास तो बना ही लूँगी और आपके प्यारे पोते को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुमने तो पहले ही इतना सारा नाश्ता बना दिया है और अब यह भी बनाओगी, तो अच्छा नहीं लगता। लाओ मैं करती हूँ। शीला ने उसके हाथ से करछी लेने की कोशिश करते हुए कहा, तो मेघना शीला को कंधे से पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोली, आप जाइए नाश्ता कीजिए, ये मैं कर लूँगी। मैं तो भगवान की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे तेरी जैसी इतनी प्यारी बहू दी है। शीला उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। तो मेघना मुस्कुराकर बोली, मुझे लगता है मम्मी जी, आज आपका बातों से ही पेट भरने का इरादा है। कुछ भी कहती है। शीला ने धीरे से उसके गाल को थपथपाकर कहा। शीला सच में ईश्वर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी कि उसे मेघना जैसी बहू मिली, जो अच्छे के साथ अच्छी और बुरे के साथ उतनी ही बुरी थी। उस दिन की बहस के बाद अगले दिन मधुर अपने सारे सामान के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार खड़ा था। मम्मा जल्दी कीजिए, निकलने का टाइम हो रहा है। मधुर अपने बेडरूम से सामान बाहर निकालते हुए बोला। हाँ बस आई, शीला ने आवाज़ देकर कहा और कुछ ही पलों में बाहर हॉल में आकर खड़ी हो गई थी। आप खाली हाथ? सामान कहाँ है आपका? शीला को खाली हाथ आया देखकर उसने हैरानी से पूछा। ये ले, तेरा खाना और कुछ सूखा नाश्ता भी पैक कर दिया है, वहाँ काम आएगा। शीला ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। माँ मेरे सवाल को अनदेखा नहीं कर सकती हैं आप। बताइए सामान कहाँ है आपका, क्योंकि आप मेरे साथ चल रही हैं। मधुर ने गुस्से में शीला की बाह पकड़कर उसे झिंझोरा। शीला ने पनीली आंखों से उसकी तरफ देखकर कठोर लहजे में कहा, तेरे पापा के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी और वो इस घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मैं तेरे साथ कहीं नहीं जा सकती हूँ। क्योंकि एक पत्नी का घर वही होता है जहाँ उसका पति रहता है। जहाँ मेरे पति नहीं होंगे वहाँ मैं भी नहीं रह सकती। पति? कैसे पति? जिसने आज तक कोई पति धर्म निभाया नहीं, ना ही कोई पिता है का और ना ही पति का, जिस शख्स ने हमारे बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो आप क्यों उस शख्स के बारे में सोच रही हैं? वैसे भी यहाँ उनका अपना परिवार है और वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। बस बहुत हुआ मधुर। कल से देख रही हूँ तुम्हें, तुम अपने पिता के बारे में कुछ भी बोले चले जा रहे हो। माना उन्होंने मेरे साथ गलत किया, पर तुम्हारे साथ तो कभी कुछ गलत नहीं किया, तो तुम क्यों किस बात की उन्हें सज़ा दे रहे हो? उन्होंने हर एक कोशिश करी एक अच्छा पिता बनने की, पर क्या तुम एक अच्छे बेटे बन पाए, जो तुम एक अच्छे पिता की उम्मीद कर रहे हो? वो व्यंग से बोली। मम्मा, मधुर निःशब्द सा रह गया। जाओ, तुम्हारे ट्रेन का टाइम हो रहा है, शीला ने खुद को जब्त करके बोली। उसके पति ने इस घर की एक एक ईंट बड़े प्यार से के साथ लगाई थी और वो कल अपने पति के चेहरे पर आए भावों को बखूबी समझ चुकी थी। उस दिन मधुर खाली हाथ लौट तो गया, पर मन में एक अजीब सा संकल्प था। पूरे 2 साल बाद मधुर अपने घर वापस लौटा। शीला लपक कर दरवाजे पर उसके स्वागत के लिए आई और सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मधुर अकेले नहीं आया था। उसे गले में फूलों की माला और उसके हाथों में मेघना का हाथ थामे उसके कलेजे का टुकड़ा खड़ा था। बड़े अरसे बाद वो उसकी शक्ल देख रही थी। पिछली बार जो बचपन उसकी आंखों में हिलोरे मार रहा था, वो अब परिपक्वता के साथ संजीदगी लिए चमक रहा था। तिलक लगाकर स्वागत नहीं करेंगी माँ? आपका बेटा आपकी बहू लेकर आया है। शीला से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था, वो सिर्फ मुंडी हिलाकर पूजा घर की तरफ लपकी। भाई कौन आया सुबह सुबह?
काजल अपने कमरे से निकलते हुए बोली। दरवाजे पर खड़े मधुर और मेघना को देखकर वो व्यंग से मुस्कुराकर बोली, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। लो, अब तुम्हारा बेटा लड़की भगा कर ले आया है। भगा कर नहीं लाया हूँ चाची, पूरे सम्मान के साथ शादी करके आया हूँ। वैसे भी मेरी माँ को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी और बाकी सबकी फिक्र मैं करता नहीं। काजल तिल मिलाकर रह गई थी। गिरिराज के द्वारा कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई क्योंकि वो अपने बेटे की आंखों में बगावत की चिंगारी बहुत पहले ही देख चुके थे। खैर, जैसे तैसे मेघना का स्वागत उस घर में हुआ। बेटा तुम आराम करो, सफ़र में थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का लेकर आती हूँ। शीला उसे मधुर के कमरे में बिठाकर बोली और खुद बाहर निकल आई। पूछी, आप अपने लाडले को क्या नौटंकी लगा रखी है? और कौन है ये लड़की? कहाँ से लेकर आया? काजल ने चीखते हुए गिरिराज से मधुर की तरफ देखकर कहा। काजल धीरे बोलो, घर में कोई नया सदस्य आया है। नया सदस्य? काजल ने दोहराया। कौन है वो मधुर? गिरिराज ने मधुर की तरफ देखकर कहा। मेघना नाम है उसका, हम साथ में कॉलेज में थे, पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये टाइम हमें परफेक्ट लगा तो हमने शादी कर ली। मजाक है क्या शादी? काजल बीच में ही कूद पड़ी। काजल, बच्चा नहीं है वो, अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकता है। मधुर, अब जो फैसला लिया है उसे ठीक से संभालना भी, क्योंकि शादी मजाक नहीं है। आपसे बेहतर समझता हूँ, वो व्यंग से बोला तो गिरिराज चुप हो गया। अक्सर जब हमारे दिल में चोर होता है तो हम चुप्पी साध लेते हैं। मेघना को इस घर में आए हुए लगभग 1 महीने के करीब होने को आया था, पर कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। वैसे ही एक घर में 2 टक्कर की औरतें भी नहीं रह सकती। काजल चाहती थी जैसे वो आज तक शीला को दबाती हुई आई है, वैसे ही मेघना को भी अपनी मुट्ठी में कर ले। पर यहाँ स्थिति पलट थी। काजल मेघना को एक बात कहती तो वो बदले में उसे 10 बातें सुनाकर रवाना कर देती, जिसे सुनकर काजल मुंह बिचकाकर रह जाती थी। एक रोज़, शीला, आज मेरी कुछ सहेलियां आएंगी तो अच्छा सा नाश्ता तैयार कर देना। काजल ने शीला से कहा। चाची जी, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज आप खुद मैनेज कर लीजिए। मेघना शीला के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती हुई बोली। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। शीला, तुम कर लोगी ना? काजल चिड़ी हुई सी बोली। हाँ, मैं कर। शीला की बात अधूरी रह गई क्योंकि मेघना ने उसकी बात काट दी। मम्मी जी, आपको इतना बुखार है, आप कोई काम नहीं करेंगी? अरे बेटा, मैं कर लूँगी। शीला धीरे से उठते हुए बोली। नहीं मम्मी जी, आप कोई काम नहीं करेंगी, मेघना दृढ़ता से बोली। जब शीला को कोई परेशानी नहीं है काम करने में, तो तुम्हें क्यों हो रही है? काजल उन दोनों की बातों से ऊबते हुए कहा। क्योंकि इन्हें तो अपनी चिंता नहीं रहती, तो मुझे ही इनकी चिंता करनी पड़ेगी ना, वो नाटक के अंदाज में बोली। पर तुम दोनों को बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम दोनों जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। काजल ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप जरा साफ लफ्जों में समझाएंगी चाची जी? मेघना ने सहजता से मुस्कुराते हुए पूछा। तुम ज़्यादा नासमझ बनने की कोशिश मत करो लड़की, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। काजल दांत किटकिटाती हुई बोली। जब आप समझ रही हैं तो कर दीजिए ना जो मैं चाहती हूँ। वो मुस्कुराई। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है फिर, यह तो ऐसे ही चलता रहेगा, उसने मुस्कुराकर कहा और वो वापस से सिला की पट्टियां बदलने लगी। बेटा, काजल से इतना मत उलझा करो, वह बहुत टेढ़ी दिमाग की औरत है। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो थोड़ा ध्यान दिया करो, फिर बात किया करो। शीला ने उसे चेतावनी देने वाले अंदाज में कहा। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, ऐसे लोगों को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कॉलेज में ऐसे सिरफिरे मैंने बहुत देखे हैं। वो मुस्कुरा दी तो शीला भी हल्के से मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद मेघना काजल की हर बात को काट देती या फिर ऐसा जवाब देती कि काजल से कुछ कहते नहीं बनता था। आखिर कहती भी कैसे, क्योंकि जिस तरह वो एक बड़े घर से थी, वैसे ही मेघना भी बड़े घर से थी। उसकी एक झलक वो कुछ दिन पहले देख चुकी थी, जब उसके मम्मी पापा उनसे मिलने मेरठ आए थे। उसके घर की ठाठ बाट देख कर काजल उससे कम उलझने की कोशिश करती थी। कुछ महीनों तक काजल उसका बर्ताव सहन करती रही, पर जब उसका सब्र का बांध टूटने लगा तो वो हार मानते हुए बोली, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती,
क्योंकि चाची जी, ये तो आपको पापा का बनाया हुआ घर है, अब आप इस घर में नहीं रहेंगी। मेघना व्यंग से बोली। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ, वो दांत पीसकर बोली। तो कहाँ जाएंगे आप? मैं नहीं जाऊंगी, जाओगे तो तुम लोग। उसका इशारा गिरिराज, शीला और मधुर की तरफ था। शायद दिन में सपने देखने की बीमारी लग गई है आपको, तभी तो ऐसी बातें कर रही हैं, वो हंसकर बोली। ए लड़की, तमीज से बात करो मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, वो चिल्लाई। चाची जी, चिल्लाइए मत, वरना बीपी बढ़ जाएगा आपका। और रही बात मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, आप कोई चिंता मत कीजिए, वो सहजता से बोली। ए लड़की, काजल ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तो मेघना उसकी उंगली उंगली नीचे करके उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम सब मिलकर हंसी खुशी रहते हैं, या फिर आप जा सकते हैं घर छोड़कर। घर तो तुम लोग छोड़कर जाओगे। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।